जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी एक सीरीज चलाए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को अभी देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीरीज वाइज देख रहे हैं अभी 6 to 12 क्लास की। अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का और 2 क्लास आने वाली इसके बाद, तो उसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि सारे के सारे जितने भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी बेस पर, वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके होंगे। ओके, और ये सीरीज जो है ना, जितने भी सवाल देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस को एडजस्ट किया गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक बार आप अपने दोस्तों को भी इस सीरीज को जो है जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन 10वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 9 सेशन देख चुके हैं सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का, और 2 सेशन आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले बता दे पा रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दक्षिण भारत को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। कल के सेशन में क्या हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था मैंने, तो मैं उसको सुधार करना चाहूँगा क्योंकि मेरा काम है कि मतलब सही बताना। तो कल मेरे से मिस्टेक हुआ तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कल का एक क्वेश्चन था, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने क्या किया था, हर बार में गलती कर दिया। ओके, तो उसको मैं आज सुधार दे रहा हूँ। तो कहा जाता है निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सभ्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सभ्यता का करता है के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया था, गलती में जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी बता दिया था जो कि नहीं है। इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी एहोल उत्कीर्ण लेख हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ ऑप्शन मैंने हर बार में क्या किया था, यहाँ पे मैंने पहले देख लिया था मैंने, हालांकि मुझे देखिए हर बार में क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे दिया था जाकि यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, तो इसको आप यहाँ पे गलत कर लीजिएगा, मतलब यहाँ बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए फिर सही है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का एक महान शासक था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो कौन से राजवंश के शासक था, चालुक्य राजवंश का एक महान शासक था। ओके, उन्होंने लगभग 620 ईस्वी में शासन किया था। ओके, इन्हें पुलकेशी नाम से भी जाना जाता है। आपको ये से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुलकेशिन द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, पुलकेशी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ओके, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें एहोल अभिलेख में देखिए है ना, एहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। यह संस्कृत भाषा में है ना। तो एहोल उत्कीर्ण लेख हो जाएगा इसका सही जवाब। मैंने गलती से आपको ऑप्शन नंबर सी बता दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। गलती इंसानों से ही होती है। ओके, तो हम लोग देखिए इसका बता दिया मैं अपना सुधार कर लिया। तो इसको आप सभी अपडेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग आज देखने वाले हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है, कथन और कारण वाला पूछा गया। तो ध्यानपूर्वक समझिए क्या है। पांडिनेन किलकनक्कु समूह तथा उस किलकनक्कु समूह की अहम तथा यानी कि एवं पुरम कविताएं संगम की रचनाओं का अनुवर्तन है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्या कहा जाता है, कथन ए में कहा जाता है पांडिनेन किलकनक्कु समूह की अहम, ठीक है, पांडिनेन किलकनक्कु समूह की अहम और पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनवरत है। ये आपको ध्यान देना है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये पांडिनेन किलकनक्कु समूह जो थी इसकी अहम जो थी क्या थी, और उसके तब एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं की अनावर्तन थी। यानी कि ये जो है आपको एक समूह है जिसका नाम है पांडिनेन किलकनक्कु, और उसके बाद उसकी जो अहम है, जिसकी की अहमता होती है ना, आपको एफसीएस की क्या अहम है, क्या इसमें क्या देखने को मिलता है। वैसे इसके पांडिनेन किलकनक्कु समूह में की जो अहम, उसके बाद और एक चीज है पुरम, ये दोनों कविताएं हैं। ठीक है, ये दोनों कविताएं किसके हैं, संगम काल के। ठीक है, संगम रचनाओं की एक अनावर्तक है। इसके बारे में आपको बताना ये सही है या नहीं है, ये संगम के ही है या किसी और के हैं, तो इसके बारे में आपको बताना कथन में, है ना। अगर है संगम है तो इसका मतलब कथन सही है। ओके, फिर बता दिया मैंने। उसके बाद देखिए कारण आर में क्या कहा जाता है, उन्हें प्रमुख संगम यानी कि इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं से सम्मिलित किया गया है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो रचनाएं हैं, संगम जो है उसकी जो विपरीत है उसके उत्तर संगम रचनाओं से सम्मिलित किया गया है। इसको उत्तर संगम रचनाओं से इसको इकट्ठा किया गया, सम्मिलित किया गया, एड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर में है सही का, इसका सही कथन चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है ना। उसके बाद ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो सबसे पहले बात आप देख लो इसमें कौन कौन सही है ना। तो ये देखिए
इसका आंसर मैं बताऊं तो ये दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों जन सही होने के साथ साथ ये सही व्याख्या भी करता है, इसका कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कहा जाता है, संगमकालीन शिक्षा भद्र कविताओं को किलकनक्कू कहा जाता है। किलकनक्कू किससे कहा जाता है, जो संगमकालीन के समय में शिक्षा भद्र की कविताएं होती थी, शिक्षा के रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित जितने भी कविताएं होती थी उसे किलकनक्कू कहा जाता था, किलकनक्कू, ठीक है। उसके बाद वे 18 भागों में विभाजित है, ये भी ध्यान रखना है। किलकनक्कू जो थे वो कितने भागों में विभाजित थे, आपको कथन वाला में 18 की जगह 16 दे देगा, है ना। 16 महाजनपद आपको दिमाग में हिट करेगा कि 16 महाजनपद है, तो हाँ हो सकता है ना। उसके बाद 18 ये आपका इस तरह से आप ध्यान रखना। उसके बाद 18 भागों में विभाजित है। इसके बाद जिसमें तिरुकुरुल व नारियार है, उसमें से जो ना तिरुकुरुल और नारियार भी है। अहम व पुरम कविताएं किलकनक्कू उत्तर संगम काल में लिखी गई है, इसलिए ए सही है और आर भी सही है और इसका सही व्याख्याकरण भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। चोल राजाओं में से जो है ना सीलोन पर मतलब विजय प्राप्त की थी, जीत हासिल की थी। उसके आदित्य प्रथम था या राजाराम प्रथम था या राजेंद्र था या तो विजयालय थे, कौन थे इसमें। जो चोल, इसमें से देखिए चारों के चारों चोल राजा हैं और इनमें से एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने शिलोंग पर विजय प्राप्त किया था, शिलोंग पर पराजित हुआ था, ठीक है। मतलब शिलोंग पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार ये कब जीता था, 1008 में, ओके। ये शिलोंग कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में पड़ता था, ठीक है। चोल साम्राज्य ये शिलोंग जो श्रीलंका में पड़ता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही है या गलत, इसको ध्यान दीजिए। आगे ऑप्शन नंबर आगे भी है, पहले इसको देख लीजिए। क्या कहा जाता है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर, सबसे पहली बात ध्यान दो, चोल ने क्या पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया था या नहीं किया था, हाँ बिल्कुल किया था। और इसने पराजित करने के बाद जो प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही कहा रहा है, ऑप्शन ए में सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी, सेकंड में क्या है, यहाँ पे आपका क्या कहा जाता है सेकंड में, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र नामक साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोलों ने क्या किया था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, यानी जैसे कि यहाँ पर देखो ये भारत के इधर हो गए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, इधर साइड है ना, दक्षिण और पूर्वी साइड इधर के क्षेत्रों में इन्होंने मतलब एशिया की बातें कहा जा रही है, तो मैंने सिर्फ भारत की बताया है ना, पूरे एशिया के बारे में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि कहा जाता है कि इसमें निम्नलिखित कथनों में से सही ही पूछा जा रहा था हम लोग को, ये दोनों को दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों ए और ओ दोनों के दोनों सही है। अगर इसमें गलत होता तो यहाँ पे बोल देते इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी सही नहीं है ना। तो जिस तरह से ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा वैसे हम लोग को आंसर भी देना है। तो इस प्रकार दोनों के दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े होंगे जरूर, इसका आंसर बता रहे हैं। अमोघवर्ष प्रथम या दंती दुर्ग या ध्रुव या कृष्ण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव यही रखा था, दंती दुर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। कब रखा था, 753 ईस्वी में, ओके। तो ये भी ध्यान रखना, 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट जो है ना साम्राज्य की नींव डाली और मानेखेत को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, मानेखेत जो है ये आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य में आएगा, ये दंती दुर्ग ने मतलब रखी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में कहा जाता है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ध्यान देना इसको, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे या नहीं थे। उसके तब पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे बौद्ध मत के समर्थक थे। इसमें कहा जाता है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, तो आपको बताना ये दोनों के दोनों सही है या नहीं है, इसको आप पहले ढूंढो। क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए में जो है ना ये इसका विरोधात्मक नहीं समर्थक थे, है ना। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक जो थे बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे, ये आपका जो है समर्थक थे। इस तरह से ऑप्शन ए में गलत हो जाएगा, है ना।
और 2 में जो ये सही है, समर्थक बार है, ये सही है, मतलब केवल 2 इसका सही आया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये समर्थक थे ना कि विरोधात्मक थे, ये हमें ध्यान रखना। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें आपको गलती करवा सकती है, तो इसी प्रकार हम लोग को इसी तरह से तैयारी करनी है ना। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ी है ना। चलो अब ये किस दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। कहा जाता है भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो है ना, अपने शुरुआती तौर पर सांस्कृतिक संपर्क जो है, कल्चर तरीके से संपर्क, कांटेक्ट में हो गया, व्यापारिक संबंध हो गया, ये बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, है ना। पूरे एशिया में जो है ना, भारत क्या क्या था, जो बंगाल के क्षेत्र है ना, वहां पे शुरुआती तौर पर उन्होंने सांस्कृतिक स्थिति पर उन्होंने संपर्क बनाया। इसके साथ साथ व्यापारिक संबंध भी, मतलब बिजनेस के से भी रिलेट करके इस तरह काफी ज्यादा मतलब संबंध बनाए रखे थे। कहां पे, बंगाल की खाड़ी के पार। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी के उस इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती है। आपको बंगाल की खाड़ी के बारे में बताना है, तो ऑप्शन ए में क्या कहा जाता है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। सही बात है या नहीं है। एनिशियंट काल में, मतलब शुरुआती तौर में, प्राचीन काल में क्या भारत के पास जो है ना, दूसरों की अपेक्षा अगर दूसरों से हम लोग तुलना करें तो उसके पास जो है उत्तम प्रकार के पोत निर्माण तकनीकी, टेक्निकल, ये सब चीजें इसके पास उपलब्ध थी। सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर तकनीकी उपलब्ध नहीं होता तो बंगाल की खाड़ी में कैसे व्यापारिक संबंध बनाता या सांस्कृतिक संपर्क कैसे जोड़ता, ये भी एक पॉइंट है, इसे भी आप याद रख सकते हो, है ना। अगर है तब तो वो तकनीकी उसके पास उपलब्ध था, इसी वजह से तो वो आगे बढ़ा, तो इसका मतलब ये सही है। उसी प्रकार कहा जाता है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया था। इन्होंने क्या किया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, जो दक्षिण भारतीय शासक थे, यानी कि दक्षिण भारत के जो शासक थे, इस तरह के शासक जो थे, उन्होंने क्या किया था, व्यापारिक क्षेत्रों में ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को काफी ज्यादा संरक्षण दिया था। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इन्होंने दिया था। उसके बाद सी में क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया ना, ये नहीं है, सुगम बना दिया, ये नहीं है। तो डी में के इस संबंध में ए तथा बी विश्वसनीय व्याख्याएं हैं, मतलब ए और बी दोनों के दोनों इसका सही जवाब, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दो हम लोग को मिला, दोनों के दोनों यहाँ पे ए और बी दोनों विश्वसनीय हैं, इसी वजह से मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस देखने को मिला आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कौन से एग्जाम में पूछा गया था, आईएएस प्रीलिम 2016, यानी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो क्या कहा जाता है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये इधर शब्द है, इधर विवरण है। इसका मतलब क्या है कि इसका एरिपति का शाब्दिक विवरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। एरिपति का अर्थ क्या होता है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। एरिपति का मतलब यही होता है क्या, पढ़िए आप। उसके बाद तनियूर, तनियूर का मतलब क्या होता है, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। उसके बाद घाटिका, घाटिका क्या होता है, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विश्वविद्यालय क्या होता है। ऑप्शन ए में है ए और दो दोनों, या केवल 3, या ए 2 और 3, या सभी। तो इसका देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, केवल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये घाटिका जो है ये प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय है, ठीक है। तो इसका देखिए, मालविका निमित्र कालिदास द्वारा लिखा गया संस्कृत नाटक है। यह नाटक शुंग सम्राट अग्निमित्र की प्रेम कहानी कहता है। वह निर्वासित नौकरियों मालविकाओं की तस्वीर से ही प्यार में पड़ जाता है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घाटिका। घाटिका जो है मंदिरों के बारे में बताया गया, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। सही सुमेकित बताने को कहा जा रहा था, ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या कहा जाता है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है। आखिर संगम युग में जो है ना, संगम का अर्थ क्या था, इसके बारे में बताना है। शाही कोर्ट था, या कवियों की सभा थी, या धार्मिक नेताओं की सभा, या नदियों का मिलन। इसका सही जवाब हो जाएगा संगम। संगम क्या होता है, संगम मतलब आप नदियों का मिलन मत बोल देना, ठीक है, उस समय की बात कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे कवियों की सभा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कवियों की सभा, है ना। अब कवियों की सभा इसका सही जवाब हो जाएगा। संगम युग के बारे में बताया जा रहा है ना। नदियों के मिलन के बारे में यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है, मतलब राष्ट्रकूटों का जन सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या था उसके बारे में। कैलाश मंदिर, उसके कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, ध्यान देना। जैनवाद का संरक्षण या विजय, राष्ट्रकूटों का क्या सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? विजय था क्या? जैनवाद का संरक्षण था क्या है, या केवल कैलाश मंदिर ही था? देखिए, कैलाश मंदिर था ही। कैलाश मंदिर के साथ साथ जो है ये सर्वाधिक बोला जा रहा है, तो इसके जो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, ये सभी के सभी इसका योगदान था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाएगा। 10 में आ जाएगा, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उसका संरक्षण प्राप्त था। देखिए, ये जो मैंने कल के सेशन में जो मिस्टेक किया था वही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर दिया है ना। इसमें देखिए, एहोल प्रशस्ति किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। इसका संरक्षण किससे प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही बताया गया था। कल के सेशन में भी ये क्वेश्चन देखे थे, अभी भी देखे हैं, है ना। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तरामेरूर शिलालेख से हमें किस प्रशासन के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारियां मिलती है, संबंधित जानकारियां मिलती है? चोल साम्राज्य के बारे में, या चालुक्य के बारे में, या सातवाहन के बारे में, या पल्लव के बारे में? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल के बारे में हमें इसकी संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? आपको उत्तरामेरूर एक शिलालेख है, जिसे है ना अकबर का शिलालेख, मतलब बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं, अभिलेख हैं। उसी तरह उत्तरामेरूर शिलालेख है, इससे हमें जो है ना चोल प्रशासन के बारे में जानकारियां इकट्ठा होती है, जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल, है ना, चोल प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने क्या लिखी थी? अमुक्तमाल्यद, या कथा आपका सरिगनाथ, या कविराज मार्ग, या उषा परिणयम, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद किसने लिखा था? ये कृष्णदेव राय ने लिखा था। कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था? अमुक्तमाल्यद ने। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? कृष्णवर्मा के द्वारा, या राजराज चोल के द्वारा, या विजयालय के द्वारा, या प्रांतक के द्वारा? बताइए, इसका आंसर आप सभी पता होगा। चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बताइए आप लोग, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयालय ने इसका साम्राज्य का नींव रखी थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव विजयालय ने डाली तथा अपनी राजधानी तंजौर को बनाई। आरंभ में यह पल्लवों का एक सामंती सरदार था। पल्लवों एवं पांडवों में संघर्ष का लाभ उठाकर उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। आपको 9वीं शताब्दी के बारे में बताया जाएगा। चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी? विजयालय ने रखी। विजयालय ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ रखी? तंजौर को बनाई थी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में जो है ना एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? वो ऐसे भारत की कहाँ पे इसकी मूर्ति है, कौन से मंदिर में है इसका मूर्ति, इसके बारे में बताया जाना है। बृहदेश्वरी मंदिर में, या लिंगराज मंदिर में, या कंदिरिया महादेव मंदिर में, या लेपाक्षी मंदिर में? कहाँ पे है यह मंदिर, मूर्ति कहाँ पे माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वरी मंदिर इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इसका आप आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जाता है? तंजौर का बृहदेश्वरी मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट था। देखिए, तंजौर का जो आपका बृहदेश्वरी मंदिर था, अभी एक क्वेश्चन देखें ना, बृहदेश्वरी मंदिर, तो इसके बारे में जो ना आपके कौन से ऐसे शासनकाल थे जो चोल सम्राट था, इसके शासनकाल में इसकी मूर्तियां बनी थी? तो ऑप्शन नंबर में है प्रांतक प्रथम के, या राजराज प्रथम के, या राजेंद्र प्रथम के, या आपका राजधारी राज
राजाधिराज प्रथम के? बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे अगला पिछला क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन में भी आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित तंजौर के शिव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वरी नाम के से प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब देखिए यहाँ पे ही दिया गया है, राजराज प्रथम, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए कैसे कैसे सवाल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जाता है? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? वारियम उद्यान जो था प्रशासन का कार्य कौन देखता था चोल साम्राज्यों में? तो पान वारियम या एरी वारियम या टोट वारियम या समस्वर वारियम। चोल शासकों के शासनकाल में कौन से वारियम इसका उद्यान का कार्य देखता था? ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, टोड वारियम। ठीक है, टोड वारियम इसका कार्य संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका गगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गगे कोल्ड चोलपुरम जो है इसकी स्थापना किसने किया था? राजराज प्रथम ने या राजाधिराज ने या राजेंद्र फर्स्ट प्रथम ने या विजयादित्य ने? बताइए इसका आंसर। सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने इसका स्थापना किया था। गगे गोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगे गोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। यह उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इसे हरा दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगे गोंड की उपाधि ग्रहण कर गंगे गोंड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आज दक्षिण भारत के बारे में भी देख चुके हैं, है ना। टोटल 17 क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग देखें और एंशिएंट हिस्ट्री का ना लास्ट सेशन का नेक्स्ट सेशन मतलब एक और सेशन बचेगा, है ना। बस एक सेशन, उसमें हम लोग विविध को देखेंगे, मतलब कि पूरा का पूरा सार को देखने वाले हैं। मतलब एक सेशन में हम लोग को जितने भी सेशन देखें 10 सेशन, आज 10 सेशन हो गया, 10 के 10 सेशन का हम लोग विविध देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है। तो कल का सेशन जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द आने वाली है वो नेक्स्ट सेशन जो है लास्ट सेशन एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आप सभी जुड़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार की दुविधा हो या कोई प्रकार की टिप्पणी हो तो जरूर साझा कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।